हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए हमेशा के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। उसको हम सदाबहार टॉपिक मान करके प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने। मीन्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको 10th 11th 12th उसके आगे भी हमेशा के लिए काम आएगा, इसीलिए इसको हम सदाबहार टॉपिक के नाम से जानते हैं। अब वो टॉपिक है कौन सा सर? तो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये श्रेणी क्या है सर? ये श्रेणी कैसे बनी? इस श्रेणी को बाई ट्रिक कैसे हम याद रखेंगे? और इस श्रेणी का कुछ एप्लीकेशन है, जो वो एप्लीकेशन कहाँ आता है, कहाँ इसका यूज आता है, पूरे के पूरे टॉपिक को हम जीरो से कवर करके हीरो तक पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए टॉपिक को। तो जानते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। टॉपिक क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। देखिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्या? ECS। ECS विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक श्रेणी होती है। सर श्रेणी किसकी होती है ये? तो श्रेणी होती है ये धातुओं और अधातुओं की। सर धातुओं और अधातुओं की श्रेणी होती है। कैसे बनती है ये? तो भैया ये श्रेणी बनती कैसे है? तो इस श्रेणी को बनाने के लिए हमें धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान को निकालना पड़ता है। सर ये धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं? धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे निकाला जाता है? तो धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को निकालेंगे कैसे, उसे जानने के लिए हमें निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के साथ में एक अर्धसेल को जोड़ दिया जाता है और उस अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिया जाता है। और इलेक्ट्रोड विभव को निकालने के बाद में एक श्रेणी बन जाती है क्रमबद्ध रूप से। उसी श्रेणी को हम बोल देते हैं क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी। हमने जो विद्युत रासायनिक श्रेणी अभी परिभाषा में बताई आपको कि क्या होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसको हम लिखते हैं और लिख के समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। जरा क्या लिख रहे हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी की डेफिनेशन होता क्या है? हमने कहा कि दो अर्धसेल होंगे कम से कम, तो होगा क्या? अर्धसेलों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते अथवा बढ़ते क्रम को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या लिखा भैया डेफिनेशन हम लोगों ने? अर्धसेल। सर अर्धसेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते अथवा बढ़ते क्रम को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। सर अब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये सर मानक इलेक्ट्रोड कैसे निकाला जाता है किसी भी अर्धसेल का? किसी भी अर्धसेल का अकेले मानक इलेक्ट्रोड विभव निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। तो सर इसको पॉसिबल कैसे किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग एक नया अर्धसेल बना के लाते हैं, नया अर्धसेल प्राप्त करते हैं। उसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। उस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड विभव हम लोग मानते हैं 0। उस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को इस किसी एक धातु के, किसी एक अर्धसेल के इलेक्ट्रोड विभव के साथ में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद हम कंपेयर करके क्या निकाल लेते हैं? किसी एक अर्धसेल का इलेक्ट्रोड विभव। सर ये कैसे पूरा काम होता है, जरा ये देखते हैं। तो क्या बात हो रही है? हम जैसे मान लीजिएगा, एक आपने फॉर्मूला एक सीखा होगा कि किसी भी सेल का जो सेल विभव होता है, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होता है। इस सूत्र को ध्यान से सुनिएगा। ये सूत्र क्या है? किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव हमें अगर निकालना है तो क्या करना होगा? उसका हम क्या करेंगे? मानक कैथोड और उसको एनोड, दोनों से कैथोड से एनोड को घटा दिया जाएगा। कुल मिला के ये बात है। तो अब समझते हैं जरा किसी एक धातु विशेष पे, किसी एक धातु पे मान लीजिए हमें किसका निकालना है इलेक्ट्रोड विभव? जिंक का निकालना है।
तो जिंक अकेले का हमने कहा कि इलेक्ट्रोड विभव निकालना पॉसिबल नहीं है। इसको क्या करिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा किसके साथ में, हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के साथ में। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के साथ में इसको जोड़ दीजिएगा। जिंक वाले अर्धसेल को किसके साथ जोड़ दीजिएगा, मानक अर्धसेल के साथ में। किसके मानक अर्धसेल के साथ में, हाइड्रोजन मानक अर्धसेल के साथ में जोड़ दीजिएगा। तो सर जिंक और हाइड्रोजन, जब जिंक और हाइड्रोजन को एक साथ जोड़ा जाता है तो इनमें एनोड का काम कौन करेगा और कैथोड का काम कौन करेगा, इसकी बात समझ लेते हैं जरा। तो भैया जब जिंक को और हाइड्रोजन को एक साथ जोड़ा जाता है, जब जिंक को और हाइड्रोजन को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो जो हमारी जिंक की धातु है, वो हमारी जिंक की धातु है जो वो काम करेगी एनोड का। सर हमें कैसे पता चलता है कि एनोड और कैथोड का काम कौन कैसे करता है, एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस भी धातु का आप ध्यान से देखिएगा, जिस भी धातु के विलयन में जिस धातु का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, वो काम करेगा किसका, एनोड का। और जिसका अपचयन होगा वो काम करेगा किसका, कैथोड का, कैथोड का। ये कैथोड का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, एनोड का। तो अब एक बात समझ में आ गई सर, क्या समझ में आ गई कि यहां पे एनोड का काम करने वाला है कौन, जिंक इलेक्ट्रोड अर्धसेल, जिंक अर्धसेल काम करने वाला है एनोड का, और हाइड्रोजन अर्धसेल काम करने वाला है कैथोड का। हमने दोनों को जोड़ दिया। अब क्या करेंगे सर, कैथोड माइनस एनोड, तो कैथोड कौन है, कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन, और मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। और जब हमने जिंक का निकाला वोल्टमीटर लगा करके इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव कितना हो जाएगा, जिंक का कितना आता है 0.76 वोल्टेज, ये इतना, ये इतना। अब बात रखते हैं फॉर्मूले पे जरा, तो क्या आ जाएगा सर, E0 सेल बराबर E0 कैथोड। सर कैथोड किसको मान लिया आपने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो हाइड्रोजन पे क्योंकि क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन वाले को क्या मानेंगे, कैथोड हमेशा। तो इस पर क्या हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू होगी, माइनस इसमें कितनी वैल्यू आएगी 0.76 वोल्टेज। अब देखो E0 सेल क्या आ गया सर, 0 माइनस 7.4 मतलब 0 माइनस 7.6 वोल्टेज, इतना आ गया किसका मान, इसका आ गया ई सेल का मान। किसकी ई सेल का मान आ गया सर, जिंक अर्धसेल के ई सेल का, E0 सेल का मान आ गया। अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गई। और किसी का निकालना होगा तो सर औरों को कंपैरिजन कर लिया जाएगा। जैसे एक और हम बताते हैं, थोड़ा सा एक और चीज बताते हैं जल्दी से देखिएगा। अब यहाँ हमारी जिंक के स्थान पे कोई और धातु हो गई, मान लीजिए हम ले लिए कॉपर धातु को, कॉपर को ले लेते हैं, तो कॉपर अर्धसेल हो जाएगा एक कॉपर अर्धसेल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक हाइड्रोजन अर्धसेल। रखिएगा, क्या रखिएगा सर, ये धातु के टुकड़े रख दीजिएगा, मेन से इलेक्ट्रोड रख दीजिएगा। इस पर कौन सा इलेक्ट्रोड लगता है, प्लेटिनम का, मानक हाइड्रोजन वाले पे, और इस पर किसका लगता है भैया, कॉपर का। चाहिए तो कॉपर लगा देंगे इस पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनमें सॉल्यूशन बनाएगा, किसी सॉल्टिक सॉल्यूशन इसमें डाला होगा और किसी भी एक सॉल्ट का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया होगा, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दी जाएगा ये, और बन गया क्या, एक पूरा का पूरा सेल। अब बात समझनी है, यहां एनोड का काम कौन करेगा और यहां कैथोड का काम कौन करेगा। तो समझिएगा, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव का काम कर रही है ये वाली, और इसका कितना हो जाएगा 0, ये 0 माना जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इस पे होता है कितना इलेक्ट्रोड विभव का मान, इस पर होता है 0.36, 0.36 होता है इसका, ठीक है, 0.34 होता है, सॉरी। देखिए अब क्या होगा, प्लैटिनम और कॉपर दोनों चीजों को हमने जोड़ दिया। अब चेक किया जाएगा किस पर ऑक्सीडेशन और किस पर रिडक्शन। सर अगर हम चेक करेंगे तो कॉपर वाला जो काम करता है हमारा, इसका होता है क्या, यहाँ पे अगर जोड़ने के बाद देखा जाता है, जोड़ने के बाद देखने के बाद क्या पता चलता है कि सर इसका जो होता है ना, इसका होता है रिडक्शन, अपचयन। तो सर अपचयन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, अपचयन जिसका होगा उस पर क्या होगा सर, अपचयन यहाँ हो रहा था तो इसको कैथोड बोल रहे थे, तो सर इस बार कौन कैथोड हो जाएगा, ये कैथोड का काम करेगा। इस पर अपचयन होगा तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। और इस पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो सर मामला तो उल्टा हो गया इस बार, यहाँ पे कैसे उल्टा हो गया सर, एनोड पहले कौन था, जिंक, कैथोड कौन था, हाइड्रोजन। इस बार उल्टा हो गया, इस बार कह रहा है कॉपर क्या है सर, कैथोड है, और प्लैटिनम क्या है, ये सॉरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ये क्या है, एनोड है। तो रखिएगा फॉर्मूला, इसका ई सेल निकालिएगा कॉपर वाले के लिए। तो क्या निकाल लिया हमने, ये जिंक के लिए निकाल लिया था, और अब निकाल रहे हैं किसके लिए, कॉपर के लिए। कॉपर के लिए निकालेंगे E0 सेल, तो क्या आ जाएगा, E0 सेल बराबर
E0 कैथोड, E0 कैथोड का काम कौन कर रहा है? कॉपर कर रहा है। कॉपर की वैल्यू कितनी आई वोल्टेज निकाल के? 0.34 वोल्टेज। माइनस E0 एनोड, एनोड का काम कौन कर रहा है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सर कितना हो गया? 0 हो गया। इसको माइनस करिए तो 0.34 वोल्टेज आ गया। तो सर देखिए, हम अभी दो का निकाले हैं, जिंक का निकाल लिए, कॉपर का निकाल लिए। ऐसे ही करके हर एक धातुओं का, हर एक अर्ध सेलों का क्या निकाला जाता है? इलेक्ट्रोड विभव का मान निकाला जाता है, और उनको एक सीरियल से या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक सीरीज प्राप्त होती है, एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक। स्टूडेंट्स, हमने ये जान लिया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये श्रेणी बनी कैसे, हमने अभी डिस्कस किया जस्ट। अब हम लोग इस श्रेणी को याद करने की ट्रिक जानने वाले हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, और इस ट्रिक के माध्यम से हमने भी याद किया और आपको भी याद करवा रहे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी को। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ये ट्रिक क्या है। देखिएगा, ट्रिक थोड़ा सा कुछ अजीब भी लग सकती है आपको, तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा क्या ट्रिक है। ट्रिक याद करने की ट्रिक, देखिएगा ट्रिक शुरू करते हैं। मैं ट्रिक लिख रहा हूं, साथ साथ आप फॉलो करते चलिएगा। लिक बासर काना मैगॉल, लिक बासर काना मैगॉल, मंजन कर फिर कूद नहीं सुन, मंजन कर फिर कूद नहीं सुन। आगे, लेड है कॉपर, लेड है कुआं, लेड है कुआं इधर, लेड है कुआं इधर, नहीं तो आगे, नहीं तो आगे, नहीं तो आगे, नहीं तो आगे पारा ब्रदर। मैं यहां लिख देता हूं, इसी जगह पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पारा ब्रदर, सॉरी ब्रदर लिखना था मुझे। पारा ब्रदर पीटेगा, पारा ब्रदर पीटेगा कल की तरह और, कल की तरह और। तो सर ये ट्रिक एक कहानी की जैसी हो गई कि लिक बासर काना मैगॉल, मंजन कर फिर कूद नहीं सुन, लेड है कुआं इधर, लेड को सलाह दी जा रही है कि कुआं है इधर, नहीं तो आगे पारा ब्रदर खड़ा है जो पीटेगा कल की तरह। पहले पीटा गया था, फिर पीटेगा आगे। देखिएगा जरा इसकी एलिमेंट्स को हम लोग सीक्वेंस में रखते हैं। आप सबको पता है ली से क्या हो जाएगा? लिथियम, लिथियम, लिथियम के बाद क्या आएगा सर? का से पोटेशियम, लिथियम पोटेशियम, बा से आ जाएगा बैरियम, Sr से स्ट्रॉन्सियम, Ca से कैल्शियम, ना से सोडियम, मैग से Mg, ऑल से एल्यूमिनियम। ठीक है, आगे मन से Mn, जन से Zn, कण से Cr, फिर से Fe, कूद से Cd, नहीं से Ni, सुन से Sn, लेड से Pb, है से हाइड्रोजन, कुआं से Cu, इधर से आयोडीन, आगे से सिल्वर, पारा से Hg, ब्रदर से ब्रोमीन, पीटेगा से प्लैटिनम, कल से क्लोरीन। और फिर यहां लिखना था मुझे एक और एलिमेंट, फ्लोरीन छूट रहा है, ये फ्लोरीन के लिए और फिर लगा दीजिएगा।
फिर से बन गया फ्लोरीन। इतने ही एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको कुछ और विशेष बातें हैं जो कि इसमें जाननी बहुत बहुत जरूरी है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कि सर ये जो सीरीज बनी है हमारी, ये सीरीज कैसे व्यवस्थित है, कैसे ये सीरीज लगाई गई है, किसके बढ़ते क्रम में, किसके घटते क्रम में, तो वो डिस्कस करने वाले हैं हम। तो भैया जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इस सीरीज में, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं इस सीरीज में, तो क्या होती है, ऑक्सीकरण घटती है, ऑक्सीकरण घटता है। ऑक्सीकरण घटता है तो अपचायक क्षमता बढ़ती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। ऑक्सीकरण घटता है, अपचायक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। और अपचयन, अपचयन क्या होगा, बढ़ेगा, और ऑक्सीकारक क्षमता भी बढ़ेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, नहीं तो कंफ्यूज होने वाला टॉपिक ही है, कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीकरण घटता है, ऑक्सीकरण घटता है, ऑक्सीकरण घटता है, ऑक्सीकरण घटता है, और अपचायक क्षमता बढ़ती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है, अपचायक क्षमता बढ़ती है। सर ऑक्सीकरण घटता है, अपचायक क्षमता बढ़ती है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। यही अगर हम बात करें कि नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो, अच्छा इसी में एक और टॉपिक ये समझ लीजिएगा, ऊपर से नीचे में ही समझिएगा। जब ऑक्सीकरण घटेगा तो अपचयन क्या होगा, यहां पे बढ़ेगा, ऑक्सीकरण घटेगा तो अपचयन बढ़ेगा, और जब अपचयन बढ़ेगा तो ऑक्सीकारक क्षमता क्या होगी, घटेगी, ऑक्सीकारक क्षमता घटेगी, ऑक्सीकारक क्षमता घटती है। बहुत सिंपल सी बात है। एक बात और समझिएगा कि ऑक्सीकरण घटता है तो ऑक्सीकारक क्षमता भी घटती है, अपचयन बढ़ता है तो अपचायक क्षमता भी बढ़ती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट कर लीजिएगा इनको। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने 3 चीजें कवर कर ली अब तक। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसका बनी कैसे, ट्रिक जान लिया हमने। अब हम जानते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या है, यानी इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे बढ़िया एप्लीकेशन एक ये है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी एक सक्रियता श्रेणी की तरह काम करती है, एक रिएक्टिव सीरीज की तरह काम करती है। जब हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ था कि जो ऊपर की धातुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते जाते हैं उन धातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। मतलब ऊपर की धातुएं ज़्यादा क्रियाशील, नीचे की धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। पहला अनुप्रयोग यानी पहला उपयोग आप ये बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा उपयोग, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, हाइड्रोजन बीच में है, उस हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं स्थित है वो धातुएं क्या काम करती हैं, अम्ल से क्रिया करती हैं, और अम्ल से क्रिया करने के बाद उस अम्ल में से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, उस अम्ल में से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, अम्ल अपघटित हो जाता है और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग हो गया ये। और तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है कि सर जब जो धातुएं ऊपर ज्यादा क्रियाशील है वो नीचे की धातुओं से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट करवाती हैं, ठीक है। और इस चौथा अनुप्रयोग क्या बोल सकते हैं हम, और इस रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम किसी भी धातुओं का ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, ऑक्सीकारक क्षमता और अपचायक क्षमता, ये सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको सारे के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और अगर जो कोई समस्याएं हो आपके कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा कमेंट का, मुझे रिप्लाई दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।